अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो मैं आपको खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं, यकीन मानिए ये कहानी सुनने के बाद मैं खुद कुछ देर तक एक ऐसे अंदाज में बैठ गया कि ये क्या था, ये कैसी कहानी थी। जहां उस कहानी ने मेरे अंदर खौफ पैदा किया, लर्जा एक तारी सा हुआ, वहीं उस कहानी का एक सहर था, एक ऐसा जादू था जो काफी देर तक मेरे ऊपर तारी रहा। और आज इस कहानी को जब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तो उम्मीद करता हूं इस कहानी को सुनने के बाद जब आप कहानी खत्म करेंगे तो मेरी तरह आप भी कुछ लम्हों के लिए अजीब व गरीब हो जाएंगे और उस कहानी के सहर को, उस कहानी के जादू को बकायदा महसूस करेंगे कि ये क्या था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है डॉक्टर उमर। वो लिखते हैं, आज मैं अपने कमरे में बैठा हूं और जिंदगी की वो बातें मुझे याद आ रही हैं। मैंने कागज कलम उठाई है और दिल चाह रहा है इन सफ़ों पे वो सब कुछ लिख डालूं जो आज तक मेरी जुबान पे नहीं आ सका, लेकिन आज तक मेरे दिलो दिमाग पे सवार है। सामने रोशनदान में आग जल रही है, लकड़ियों के चटकने की आवाज आती है, लेकिन मैं दूर कहीं गहरी सोच में उन लफ्जों को जमा कर रहा हूं जो इस डायरी के कागज पे दर्ज कर सकूं। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, अभी वो एक ही मुल्क था और हिंदुस्तान का वो गांव सैरो तफरीह के लिए बहुत मशहूर था। वहां अंग्रेज और बाहर से बहुत से सयाह सैरो तफरीह के लिए आते थे। इस वजह से वहां पे सरकार ने एक अस्पताल बना दिया था। वो एक बहुत बड़ा अस्पताल तो नहीं था, लेकिन ऐसा जरूर था जहां पे एक अकलौता डॉक्टर बैठता, एक कंपाउंडर होता और ज़रूरियत की जितनी भी मेडिसिन वहाँ पे मौजूद होती कि किसी को भी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती तो फौरी तौर पे उसको उस अस्पताल के अंदर इमदाद दी जा सकती थी। मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया था। मैंने इंग्लैंड से डॉक्टर की डिग्री ली थी और जब मैं वापस हिंदुस्तान पहुंचा इंग्लैंड से तो वहीं पे ही वालिदैन की जहां ख्वाहिश होती है कि बच्चे की फौरी तौर पे शादी कर दी जाए, तो वहां पे एक हुस्न की देवी, एक ऐसी औरत जिसको मैंने देखते ही अपना दिल दे दिया, क्योंकि मेरे वालिदैन की वो पसंद थी, लेकिन उसको देखते ही, एक लव मैरिज नहीं, ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन देखते ही मैंने उसको दिलो जान से कबूल कर लिया। जब उस रात जब वो दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े मेरे सामने आई और मैंने उसे देखा तो वो मेरी मोहब्बत सी बन गई, मेरी बीवी सलमा। और यूं जिंदगी का आगाज सलमा के साथ हुआ। वो एक बेहतरीन बीवी, हुस्न का पैकर, इंतहाई पढ़ी लिखी, इंतहाई समझदार। मेरे वालिदैन ने, जब मैं तालीम मुकम्मल करने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था, तो मेरे पीछे ही सलमा को पसंद कर लिया था। यूं अब हम दोनों मियाँ बीवी एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हम अक्सर बाहर खाना खाने के लिए जाते और मैं उस अकलौते अस्पताल का अब डॉक्टर था। मुझसे पहले जो डॉक्टर थे वो जा चुके थे। यह अस्पताल क्या था, यहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा कमरा था जहाँ पे बैठ के मैं मरीजों को चेक करता, और उसके बिल्कुल पीछे एक कमरा ऐसा था जब कभी मैं थक जाता तो वहीं पे आराम करने के लिए लेट जाता। कुछ कमरे और भी जहाँ पे मरीजों का चेकअप वगैरह होता, बिस्तर लगा के उनको लिटाया जाता। ये इस तरह का अस्पताल तो नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा बिस्तर लगे हुए थे, उनको मरीजों को वहाँ लिटा दिया जाता, लेकिन वक्ती तौर पे अगर कोई 2-3 मरीज आ जाते तो इतने बिस्तर वहाँ पे लगे हुए थे।
जिंदगी बहुत ही बेहतरीन चल रही थी। खुदा ने मुझे भी शक्ल और सूरत अच्छी दी थी, लेकिन मेरी बीवी सलमा बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी बीवी अक्सर मुझसे कहती थी कि आपके नक्श ऐसे हैं, कोई भी लड़की देखे तो आप पे दीवानी हो जाए। लेकिन मैं हमेशा अपने काम से मुंसलिक रहा। डॉक्टर का पेशा ही उस वक्त ऐसा था कि जो भी मरीज आते मैं उनको हौसला देता, दिलासा देता और उनका इलाज करता। जो बाहर के सैर तफरीह के लिए आए हुए लोग होते उनमें गांव के लोग भी शामिल होते। मेरी 2 बेटियां हो चुकी थी, मेरी जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी गुजर रही थी। ऐसी ही एक सुबह मैं अपने घर से गाड़ी पे सवार हुआ और सीधा अस्पताल पहुंचा। वहां पे मेरे साथ काम करने वाला जो लड़का था वो पहले से ही मौजूद था, अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल कर चुका था। कुछ और लोग भी थे। मैं सीधा अपने कमरे में जाके बैठा और मरीज एक एक करके मेरे पास आने लगे। मैं बड़ी खुशउस्लूबी से, मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल करता, उनको हौसला देता, उनको दिलासा देता और उसके बाद कुछ दवाएं लिखता और जो भी उनका इलाज था वो मैं वहां पे कर रहा था। ऐसे ही एक 18 से 19 साल की लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं उस वक्त अपने सामान में मसरूफ था कि वो सामने आकर बैठ गई और जैसे मैंने सर उठा के उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। भूरे से उसके बाल थे। उसने शलवार कमीज तो इंतहाई आम सी मैली कुचैली सी पहन रखी थी, लेकिन उस मैली कुचैली शलवार कमीज के अंदर जो बैठी थी वो कयामत ढा रही थी। ऐसी हसीनो जमील लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। मैं इंग्लैंड पढ़ता रहा था, डॉक्टर की डिग्री मैंने वहीं से ली थी। वहां पे बेइंतहा खूबसूरत लोग थे। डॉक्टर बनने के बाद कई लोगों का मैंने इलाज किया, लेकिन वो लड़की जो 18-19 साल की मेरे सामने इस वक्त बैठी थी, कयामत ढा रही थी। क्या उसका जोबन था और क्या उसकी खूबसूरती। ऐसे मैले कुचैले कपड़ों में भी वो कयामत ढा रही थी। खुदा ने उसको कुदरती हुस्न से माला माल किया था। उसके गाल कुदरत ने खुद ही मेकअप करके बना दिए थे। उसके होंठों पे हमेशा के लिए कुदरत ने लिपस्टिक लगा दी थी। बगैर लिपस्टिक लगाए भी इतने खूबसूरत होंठ थे जैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन लिपस्टिक उस पे लगाई गई हो। बड़ी बड़ी आंखें, चमकता हुआ सफेद चेहरा, गर्दन ऐसी जैसे सुन रखा था कि कोई पानी पिए तो सुराहीदार ऐसी गर्दन के पानी भी जाता हुआ गर्दन से नीचे नजर आए। उसका हुलिया बताता था कि किसी इंतहाई गरीब फैमिली के यहाँ वो पैदा हुई है, जहां हम कहते थे कि एक गरीब के घर हीरा आ गया। और मैंने फौरन उससे निगाहें हटाते हुए कहा, जी बताइए। तो वो बोली, डॉक्टर साहब क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? हाँ भाई, मैं इसीलिए ही तो बैठा हूं। जितने भी मरीज हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता हूं। आप बताइए आपके साथ मसला क्या है? वो बोली, डॉक्टर साहब मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरा अंदर ही अंदर दिल पिघल रहा है। मुझे सुकून नहीं है, मुझे चैन नहीं है, मेरा दिल फट रहा है। लगता है मैं जैसे बहुत जहरीली हो गई हूं, कुछ समझ नहीं आता। आप मुझे ठीक कर देंगे ना? मैं उसकी मासूमियत पे, उसके बोलने पे ऐसा सहर में जकड़ा जा चुका था। मैं ऐसा नहीं था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की को इस अंदाज में नहीं देखा था। हाँ, डॉक्टर का पेशा भी ऐसा होता है, आपके लिए सारे ही मरीज एक बहुत रेस्पेक्ट की निगाह से देखे जाते हैं। मैं सबको रेस्पेक्ट की निगाह से देखता था। अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था। जिंदगी में कई लड़कियों से मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा जादू था, कयामत ढाता हुआ जादू, जो मैं उसके सहर में ऐसा हो गया कि आंखें झपकना भूल गया। और वो फिर से बोली, ठीक कर देंगे ना आप मुझे? हाँ हाँ, मैं ठीक कर दूंगा। पूरी बात बताओ। अब तो बाहर से लोग पढ़ के आते हैं, अब तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आ गया है। मुझे पता है आप मुझे ठीक कर देंगे। मेरा बाबू नहीं मानता,
वो कहता है नहीं, हकीम के पास तेरा इलाज नहीं है, तुझे कोई बीमारी नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं है। और मैं कहती हूँ नहीं बाबू, मुझे बीमारी है, मैं अंदर ही अंदर पिघल रही हूँ बाबू, मुझे अंदर ही अंदर मेरा दिल अजीब सा होता जा रहा है बाबू, मुझे बीमारी है। और मेरा बाबू कहता है तुझे कोई बीमारी नहीं। मैंने पूछा आप किसके साथ आई हैं? मैं अकेली आई हूं। बाबू तो मानता ही नहीं है, वो तो कहता है तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं है। डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करेंगे ना, मुझे बचा लेंगे ना? अरे हाँ भाई, मैं कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा। उसने कुछ नोट जो उसके हाथ में मुड़े तुड़े से थे, जो उसने मुट्ठी में बंद कर रखे थे, खोल के टेबल पे रख दिए। मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं जो मैं ले आई हूं अपने साथ। आप बोलें मुझे पता है अब हकीमों के पास इलाज नहीं है, लेकिन जो ये बाहर से पढ़ के आते हैं ना, जो डॉक्टर बन के आते हैं, मैंने सुना है इनसे, इनके पास बहुत इलाज है। आप मुझे बचा लेंगे, आप मेरा इलाज करेंगे ना? अब मैं उस मोहनी, उस खूबसूरत, उस शहजादी, उस कयामत ढाती लड़की जिसको मैं देखे ही जा रहा था, ऐसी खूबसूरत उसकी शक्ल सूरत, मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली मेरा नाम लक्ष्मी है। मैंने कहा लक्ष्मी हौसला रखो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, बिल्कुल करूंगा। वो बोली बाबू कहता है मेरा इलाज किसी के पास नहीं है, मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए मेरा दिल अब अंदर से पिघलना शुरू हो गया है, मुझे लगता है मेरी हड्डियां चटक रही हैं। मैं आखिरी उम्मीद आपके पास लेके आई हूं, आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरा इलाज कीजिए। मैं बहुत लंबा सफर करके आई हूं। मैंने उसे कहा अच्छा एक काम करो, तुम अभी बाहर बैठो, मैं बाकी मरीज चेक कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें तफसील से चेक करूंगा और तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम परेशान मत हो। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई, एक उम्मीद की किरण जाग उठी, जैसे वो अपने आप से कह के मुस्कुरा पड़ी थी कि अब मैं बच जाऊंगी, अब मेरा इलाज हो जाएगा, शुक्रिया डॉक्टर साहब कह के वो बाहर चली गई। अब बारी बारी जितने भी बाकी मरीज मौजूद थे वो अंदर आते रहे, मैं उनका इलाज करता गया। और जब सब मरीज खत्म हो चुके तो उस लड़के ने, जो वहां पे मेरा कंपाउंडर था, उसने कहा सर वो एक आखिरी वही लड़की रह गई है। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप उसे भेज दो और आप जाना चाहो तो आप चले जाओ। उसने कहा ठीक है सर। जानते थे मैं एक डॉक्टर भी हूं, एक शादीशुदा इंसान भी हूं, बच्चियों का बाप भी हूं और बेइंतहा मरीजों की रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं, इसलिए कभी कोई मेरे ऊपर शक ही नहीं कर सकता था। उस लड़के ने भी शुक्रिया अदा किया और स्टाफ के बाकी लोगों को भी मैंने छुट्टी दे दी। और वो लड़की मेरे सामने बैठी थी, लक्ष्मी। जितनी देर वो बाहर बैठी रही थी मैं मरीजों को चेक करता रहा था, मैं मुसलसल उसके जादू में, उसके सहर में खोया रहा था। बार बार मेरे दिमाग में आता कि जल्दी से मरीजों को मैं देख लूं और लक्ष्मी को मैं अंदर बुलाऊं। ऐसा जादू था उस लड़की के अंदर और इंतहा की मासूमियत। अब वो दोबारा मेरे सामने बैठी थी। मैंने थके हुए अंदाज में कुर्सी से पीछे टेक लगाई और कहा हाँ भाई अब बताओ तफसील से लक्ष्मी, क्या बीमारी है तुम्हारी और क्या मसला है? वो बोली डॉक्टर साहब मैं कई हकीमों के पास गई हूं, किसी हकीम ने मेरा इलाज नहीं किया। वो कहते हैं तुम्हारी बीमारी का इलाज ही नहीं है। लेकिन मैं घुटे जा रही हूं, तड़प रही हूं, मेरा वजूद टूटता जा रहा है, मेरा गला खुश्क होता जा रहा है, जहर बहुत ज्यादा फैल गया है, मैं बहुत जहरीली हो गई हूं, अब मुझसे जहर बर्दाश्त नहीं होता। लक्ष्मी जहरीली हो गई हो, इस बात को मैं समझा नहीं, क्या मतलब है इस बात का? डॉक्टर साहब मेरा बापू मुझे जहर देता रहा है, सांपों का जहर। वो जोगी है, मैं छोटी थी तब से मुझे सांपों का जहर पिलाता था, थोड़ा थोड़ा करके पिलाता रहा है। मेरे अंदर आज सांपों का जहर भर चुका है और वो सांपों का जहर पीने की वजह से मेरा वजूद टूट रहा है, मेरा दिल पकड़ रहा है, मुझे लगता है मैं बचूंगी नहीं, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। सांपों का जहर? क्या तुम्हारा बाप तुम्हें सांपों का जहर पिलाता रहा है, इसी वजह से तुम जहरीली हो? जी डॉक्टर साहब मुझे जहर पिलाता रहा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा।
मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। मुझे पता है अब तो बहुत तरक्की हो गई है, वो कहते हैं बहुत सारी बीमारियों का इलाज आ गया है, मेरी भी बीमारी का इलाज हो जाएगा, मुझे बचाइए ना। मैंने उसे कहा, तुम कहाँ से आई हो लक्ष्मी? तो उसने बताया, इस गांव से दूर एक बस जाती थी। गांव तो नहीं, छोटा सा शहर था। उस बस के ज़रिए उसने सफ़र किया था, जो बहुत लंबा सफ़र था, और उसके बाद पैदल चलना पड़ता था। तकरीबन 5-7 किलोमीटर पैदल चल के वो बस तक पहुंची, और बस से सवार होकर यहाँ तक पहुंची थी, और अब रात हो चली थी। तो मैंने उससे पूछा, तुम अब वापस कैसे जाओगी? वो बोली, बस मुझे आप बचा लीजिए, वापस क्या जाना है, मैं बाहर ही कहीं सो जाऊंगी, किसी सड़क पे सो जाऊंगी, किसी जगह पे भी सो जाऊंगी, बस मुझे बचा लीजिए। मैं जान चुका था जितना लंबा वो सफ़र करके आई है, वो वापस आज रात नहीं जा सकती। मैंने कहा, अच्छा हौसला रखो, मैं देखता हूं मुझे क्या करना है। एक ऐसा शख्स जो हमेशा से एक शरीफो नफ्स था, आज किसी की मोहब्बत में ऐसा शहर में डूबा हुआ था कि समझिए कुछ ना आई। मैंने उसी वक्त एक इंजेक्शन निकाला और उसकी टीका निकाला, सुई को मैंने खोला, और जैसे उसको कहा, अपने बाजू के ऊपर से कमीज को ऊपर करो, मुझे तुम्हारा खून लेना है। उसने अपनी कमीज को ऊपर किया और बोली, डॉक्टर साहब ध्यान से, मेरे जिस्म के अंदर से एक हल्का सा कतरा भी अगर आपको टच हो गया तो आप जिंदा नहीं रह सकेंगे, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। एहतियात से खून निकालिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा ये खून आपको टच ना हो, बहुत जहरीला खून है मेरा, बहुत जहरीला। अच्छा ठीक है। मैं जब सुरिंज को उसके बाजू में लगा चुका और मैंने खून निकाला, उसी वक्त खून निकालते हुए मेरे उसके जोबन पे, उसके जिस्म पे एक कुदरती सी बात थी जो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं उसकी मोहब्बत में, उसके शहर में ऐसा खोया हुआ था कि उसके वजूद पे मेरी एक निगाह पड़ गई तो मैं लरज़ के रह गया। मेरे वजूद के अंदर कपकपी आ गई, ऐसी खूबसूरत, जिसका चेहरा भी इतना हसीन था, उसका वजूद भी इतना हसीन था कि खुदा ने वाकई उसको एक हीरे की तरह तराशा था। और जब मैंने उसकी वजूद को एक दफ़ा देखा तो मेरी झुरझुरी वजूद ने दी, और जैसे मैंने सुरिंज को बाहर निकाला तो ये देख के मैं हैरान रह गया, जो बाकी आम इंसानों का खून का रंग होता है, इसका काला और सब्जी माइल रंग था। वाकई वो सही कह रही थी, बाकी आम इंसानों से ये बहुत चेंज खून था। सुर्ख नहीं था, लाल सुर्ख नहीं था, ये काला और सब्जी माइल था, अजीब सा सब्ज कलर उसके अंदर नजर आ रहा था और काला काला सा। मैंने उसको एहतियात से बंद किया, शायद जैसे वो सही कह रही हो, वो सुई मुझे टच ना हो जाए, और मैंने उसे साइड पे रख दिया। अब मुझे ये सोचना था, उसको मैंने दिलासा दे दिया था कि हाँ मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, क्योंकि जब वो मासूमियत से अपने हाथ में मुड़े तुड़े नोट उसने टेबल पे रखे थे तो मुझे उस पर प्यार आया था। वो मासूम सी लड़की, वो गरीब सी लड़की चंद नोट लेके आई थी, और उसे तब मैंने कहा था ये पैसे उठा लो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, और उसने वो नोट उठा लिए थे। अब मैं जिसको दिलासा दे बैठा था, कैसे उसको कहूं कि ये सांपों का जहर और ये जो इंजेक्शन मैंने भरा था, इसको अगर लेबॉर्ट्री में भेजा जाता तो उस वक्त कलकत्ता के अंदर लेबॉर्ट्री थी, कलकत्ता में भेजना पड़ता, और उसके बाद अगर लेबॉर्ट्री बता भी देती तो उसका इलाज तो उस वक्त कुछ भी नहीं था कि किसी इंसान के खून के अंदर जिस तरह वो सब्जी माइल और काला सा था, अगर वाकई इंसान के खून के अंदर जहर शामिल हो जाए तो उसको कैसे क्या किया जाए। शायद मैंने जितना डॉक्टरी पढ़ रखी थी उस वक्त उसका इलाज नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था उसको ये कह दूं कि मेरे पास इलाज नहीं है और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाए। वो बार बार यही कहती थी, लक्ष्मी इंतहाई खूबसूरत और मासूम चेहरे से, मुझे बचा लेंगे ना डॉक्टर साहब। और तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी बीवी ने कहा, बच्चे तैयार हो गए हैं, आज हमने बाहर खाना खाने के लिए जाना था। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आता हूँ। मैंने फ़ोन बंद किया। कहा लक्ष्मी अभी तो मुझे जाना है। तो उसने कहा मैं आपका सुबह तक इंतज़ार करूंगी। मैंने कहा रात कहाँ रुकोगी? उसने कहा बाहर कहीं सो जाऊंगी। मैं जानता था एक नौजवान लड़की बाहर कैसे इस तरह सो सकती है। मैंने कहा परेशान मत हो, मैंने वो वाला कमरा जहाँ पे मैं अक्सर लेट जाता था, मैंने उसको कहा यहाँ बाथरूम भी बना हुआ है, आराम से तुम रह सकती हो, तुमने खाना खाया है? तो उसने गर्दन हल्की सी हिलाई कि नहीं। मैंने कहा रुको मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेके आता हूँ। मैं बाहर गया,
उसके लिए खाना लेके आया, उसको वहाँ पे खाने पीने का सामान रखा। मैंने कहा यहाँ आराम से लेट जाओ, मैं सुबह तुम्हारा इलाज शुरू करूँगा। मैं वहाँ से रवाना हुआ। बाहर मैंने ताला लगा दिया, उसको कह दिया अस्पताल को बंद करके जाना होता है, परेशान मत हो, खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ। बीवी और बच्चों को लेके मैं खाना खाया और खाना खाने के बाद घर पहुंच गए। मैं बिस्तर पर लेटा था, रात के 12 बज चुके थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में मुसलसल उस लक्ष्मी का चेहरा घूमे जा रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठ के खड़ा हुआ और मैंने खिड़की खोली, बाहर की तरफ देखना शुरू हो गया तो पीछे से मेरी बीवी सलमा की आवाज आई, जो मेरी मोहब्बत थी, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था। वो बोली, उमर क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हैं। आज मैंने खाने पे भी नोट किया था, आपका ध्यान कहीं और था, आप काफी परेशान थे, सब खैरियत है ना? मैंने एकदम मुड़ के कहा, हाँ सलमा, सब खैरियत है, परेशानी की कोई बात नहीं, बस वैसे ही ऐसे खड़ा हो गया था। बच्चे सो गए हैं? हाँ बच्चे सो गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो लेटते हैं। मैं भी लेट गया। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठा और सीधा बाहर गया। चौकीदार से मैंने कहा एक इमरजेंसी आई है, अस्पताल में मुझे बुलाया गया है, तो मैं वहीं जा रहा हूं, बेगम साहबा जाग जाएं तो उनको बता देना मैं अस्पताल गया हूं, बस आ जाऊंगा। और अक्सर ऐसा होता रहता था, मुझे इमरजेंसी में जाना होता था। 1 बजे या 1:30 बजे के करीब जब मैं अस्पताल को खोल के अंदर पहुंचा तो लक्ष्मी दीवार की तरफ मुंह करके लेटी थी। और जब मैंने अंदर दाखिल होते ही उसको देखा तो फौरी तौर पे उसने करवट ली और मेरी तरफ मुड़ी और कहा, डॉक्टर साहब आप इस टाइम, खैरियत है ना? वो सोई नहीं थी, वैसे ही लेटी थी। मैं चलता हुआ उसके करीब गया, वो उठकर बैठ चुकी थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे समझ ही कुछ ना आया। मैंने जाती कहा, लक्ष्मी मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है, मुझे तुमसे शायद प्यार हो गया है। मैं रात को इस पहर अपने घर में सो नहीं सका, उठ के आ गया हूं। मैं जाके उसके करीब बैठा तो वो जल्दी से दूर हो गई। मैंने कहा मुझसे दूर क्यों हो रही हो? वो कह रही है, डॉक्टर साहब प्लीज मुझसे दूर रहें। मैंने कहा मैं कैसे तुमसे दूर रहूं, मेरे हवास मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं, पेशे के हवाले से हमेशा मरीजों को देखे हैं, लेकिन तुम्हें क्या देखा है? मैं वाकई तुमसे ऐसा जनून की हद तक प्यार कर बैठा हूं कि पहली दफा मुझे लगा है प्यार क्या होता है। मैं हमेशा बीवी से दावा करता रहा प्यार का, लेकिन आज पता लगा है प्यार ये होता है। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। और मैंने उसके और करीब होने की कोशिश की तो उसने कहा, डॉक्टर साहब वहीं पर रुक जाइए। मैंने आपसे कहा मैं जहरीली हूं, मेरे जिस्म के अंदर, मेरे खून के अंदर जहर है। अगर कोई मुझे छूने की कोशिश भी करेगा तो उसी वक्त उसके चेहरे के ऊपर दाने बन जाएंगे, नीले दाने। और अगर मैं किसी के ऊपर थूक भी दूं तो मेरी थूक थूक नहीं, ऐसा जहर होती है कि वो जो चीज भी होगी पिघल के पानी हो जाएगी। इसलिए प्लीज मेरे करीब मत आइएगा। मैंने कहा, लक्ष्मी कुछ नहीं होता। मेरे ऊपर एक अजीब सी ऐसी कैफियत सवार थी कि मैं डॉक्टर नहीं, जैसे एक वहशी बन चुका था और उसके और करीब जा रहा था और वो दूर सरकती जा रही थी, यहां तक कि दीवार खत्म हो गई, वो दीवार के साथ लग गई और मैं उसके करीब पहुंचा और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं उसको गले लगाना चाहता था। मैं जज्बात के रौ में बह रहा था। मैंने जैसे ही उसके हाथ को पकड़ा, उसने जोर से मेरे हाथ को झटक दिया और छलांग मारते ही साइड पे चली गई और दोनों हाथ जोड़ के बोली, डॉक्टर साहब आपको कहा है ना मुझे मत छूइए, मैं बहुत जहरीली हूं, मैं मर रही हूं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। देखना है ना आपने तो देखिए। इधर इधर उसने देखा, साथ ही उसको एक दीवार पे छिपकली नजर आई। वो छिपकली के करीब गई और उसने मुंह से थूक निकाल के वो थूक छिपकली के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही छिपकली के ऊपर थूक पड़ा, उसी लम्हे छिपकली बिल्कुल एक गाढ़ा मादा जिस तरह होता है पानी की तरह एक गाढ़ा मादा बन के उसी वक्त बह गई और बोली, आपने देख लिया?
मैं झूठ नहीं बोल रही कि मैं थूक भी दूं किसी पे तो वो पानी बन के बह जाता है। आपने छिपकली को बहते हुए देखा, और उसी वक्त मेरे जो जज्बात पागलों की तरह हो रहे थे वो एकदम से ठंडे पड़ गए। वो सही कह रही थी, उसने सच कहा था। मैंने जब देखा मेरे जज्बात ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन मोहब्बत तो मौजूद थी। उस मोहब्बत के हाथों मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत हुई थी कि उसको मैं गले लगाने और उसको चूमना चाहता था, उसको गले लगाना चाहता था, लेकिन मोहब्बत तो ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन ये डर गया कि उसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। और तभी मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है लक्ष्मी, तुम आराम करो और मैं सुबह आऊँगा। मैं जल्दी से बाहर आया, अस्पताल को उसी तरह लॉक किया, गाड़ी चलाता हुआ घर पहुंचा, देखा बेगम सो रही है। उसको पता नहीं चला था, मैं सो गया। ये सुबह का टाइम था जब वो नमाज के लिए उठती थी, मुझे भी नमाज के लिए जगाती थी। वो जैसे ही उठी तो मेरे कानों में एक चीख की आवाज़ आई, हल्की सी चीख। मेरी बीवी चीखी थी। मैंने आंखें खोल दी और उससे पूछा, सलमा क्या हुआ है? तो वो बोली, आपके चेहरे पे बेइंतहा ये क्या है? मैं कहा, क्या हुआ मेरे चेहरे को? वो डरी हुई थी। मैं उठ के शीशे में गया तो ये देख के मैं हैरान रह गया, मेरे पूरे चेहरे के ऊपर नीले निशान नहीं, छाले बन चुके थे, जख्म बन चुके थे। जैसे एक दाना बनता है जिसके अंदर पीप भरी होती है, ऐसे एक नीली पीप का भरे हुए पूरे चेहरे पे दाने ही दाने थे, छाले से बन गए थे। और उसी वक्त मुझे याद आया, उसने कहा था जो मुझे छूता भी है तो उसके जिस्म पे छाले बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं। मैं इतनी जहरीली हूं, और मेरे ऊपर भी दाने इसलिए बन चुके थे कि मैंने उसके हाथ को पकड़ा था। मैं फौरी तौर पे बाहर आया और बीवी से कहा, ये शायद किसी मरीज को चेक करते हुए कोई इन्फेक्शन मुझे लगी है और मेरे ये जिस्म पे दाने हो गए हैं। क्योंकि मैंने अंदर चेहरे को देखने के बाद जब कमीज को हटा के देखा था तो मेरी छाती पे भी, बाजू पे भी दाने बन चुके थे। तभी मैंने बीवी से कहा, ये कोई इन्फेक्शन है, ये देखो जिस्म पे और बाजू पे भी दाने बन चुके हैं, तो बेहतर यही है अभी बच्चों को मेरे पास ना आने देना, मैं सीधा ऑफिस जाऊंगा और 2-3 दिन जब तक ये मेरे इन्फेक्शन ठीक नहीं होता मैं वहीं रहूंगा। क्योंकि अगर घर में रहा तो बच्चों को भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें भी मुझसे दूरी बना के रखनी है। और बच्चे मुझे इस चेहरे के साथ देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो परेशान मत हो, मैं कुछ दिन अस्पताल में रहता हूँ, ये जैसे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी मैं घर वापस आ जाऊँगा। जब बच्चे घर में नहीं होंगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। वो परेशान हो गई, लेकिन उसको हौसला दे के आखिरकार मैं रवाना हो गया। मैं जल्द ही अस्पताल के टाइम से पहले पहुंच गया था। मैंने फ़ोन किया उस लड़के को जो आके खोलता था, सारा देखता था, उसे कहा कि आज 2-3 दिन के लिए अस्पताल बंद है, आपने अस्पताल नहीं आना। स्टाफ को मैंने मना कर दिया और बाहर कागज़ पे लिख के बड़ा सा लगा दिया कि अस्पताल 3 दिन के लिए बंद है। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मोहनी जाग रही थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही, दाखिल होते ही मुझे बोली, आप आ गए, अब आप मेरा इलाज शुरू करें ना, मैं कब से बेचैन हूँ, मुझे बचा लेंगे ना आप, प्लीज़ मेरा इलाज शुरू करें। और जब भी उसने चेहरे पे मेरी तरफ देखा, वो दाने उसको नजर आए। कहती है, देख लिया आपने, मैंने आपसे कहा था मुझे छूइए मत, मुझे जो छूने की कोशिश करेगा उसके चेहरे पे क्या उसके पूरे वजूद पे दाने निकल आएंगे, और आपने भी मुझे छू लिया था। अब ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे ये दाने, प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरा इलाज करें ना। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई करता हूं इलाज, करता हूं, पहले मैं अपना इलाज तो कर लूं, अब ये दाने जो निकल आए हैं। मैं उलझा हुआ था, इसका कैसे इलाज करूं, मेरे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है, साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है, या जो मैं जानता हूं, जो डॉक्टरों से मैं राब्ता भी करूं, इस केस को भेजा भी जाए, टेस्ट कराया भी जाए इस खून को, तो इसका इलाज कैसे इतनी जल्दी हो सकता है, तो मैं क्या करूं। खैर मैं शीशे के सामने गया, मैंने अपने उन दानों को कट लगाया, कट लगा के उनके अंदर से पीप निकालनी शुरू कर दी और उनको बेहतर करने की कोशिश करता रहा। जब वो बेहतर से हो गए तो फिर मैं उसी के सामने जाके बैठा और मोनी मुझसे बोली, मेरा इलाज कीजिए ना, मैं कब से तड़प रही हूं, मैं कब से सो नहीं सकी। आपको मैंने बताया है मुझे नींद नहीं आती, रात भी जब आए थे आपने देखा था मैं जाग रही थी। कितनी रातें हो गई हैं मैं सोई नहीं हूं, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है, प्लीज मेरा इलाज कीजिए। मैंने कहा, भाई देखो
चलो पहला स्टेप लेते हैं। तुम्हें नींद नहीं आती ना, कई रातों से तुम सोई नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आती, ऐसे ही है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा चलें पहला तुम्हारा इलाज करते हैं। मैंने एक नींद की गोली निकाली और टेबल पे रख दी और कहा इसको पानी के साथ पी लो, खा लो। लक्ष्मी ने वो गोली खा ली और मैंने कहा अब तुम लेट जाओ। वो लेटी क्या कि मैंने देखा थोड़ी देर के बाद वो खराटे ले रही थी। वो गहरी नींद सो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे चलो इतना तो मैंने उसको हौसला दे दिया कि वो कितने दिनों से सोई नहीं थी, चलो मैंने उसको सुला दिया, अब देखते हैं आगे क्या करना है। मैं बैठ गया कि अब क्या करूं। 2-3 दिन मैं भी अब कहीं नहीं जा सकता था, मेरे दाने इस तरह के हुए थे और ये अजीब व गरीब सा एक केस था। वो इंतहा की बला की खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ जो जहर का मामला था ये समझ से बाहर था। अब क्या करूं। वो सोई रही और ऐसी सोई उस दवाई से कि उसने खाना भी नहीं खाया, रात भी गुजर गई और रात को भी सोई रही। अगली सुबह जब वो उठी, मैं बीच में घर भी चक्कर लगा आया, उसके लिए खाने पीने का सामान रख के चला गया कि अगर ये उठ जाए तो खा लेगी। बीवी से मिल आया, बच्चों से नहीं मिला, बच्चों को मेरी बीवी ने कह दिया था कोई कहीं बाहर गए हुए हैं। वापस आया तो उसी तरह सोई हुई थी और खाने पीने का सामान वैसे ही रखा हुआ था। मैं भी रात को सो गया। जब सुबह उठा तो वो उठ के आई तो मुझसे बोली डॉक्टर साहब जाना होगा, अभी अभी मुझे जाना होगा। मैंने कहा कहाँ जाना होगा। वो अपने जिस्म पे ऐसे खारिश कर रही थी जैसे उसके वजूद को कुछ हो रहा हो, काट रही थी अपने आप को ऐसे खारिश। बापू के पास जाना होगा, बापू के पास जाना होगा, नहीं तो मैं बच नहीं सकूंगी, मुझे फौरी बापू के पास जाना होगा डॉक्टर साहब। मैंने कहा ओके ओके, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में लेके जाता हूँ। वो जैसे तैयार सी हो गई, बेचैन सी थी बापू पे जाने के लिए। मुझे भी समझ ना आई। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और एक लंबा सफ़र तय करके हम उस जगह पे पहुँचे। तो उसने बताया कि अब एक गांव था, वहाँ पे मुख्तलिफ घर बने हुए थे, 2 घर 3 घर इकट्ठे, फिर आगे कहीं 2 घर 3 घर, इस तरह के छोटे छोटे घर बने हुए थे। और जब हम आगे एक सड़क पे पहुँचे तो वहाँ पे सड़क ख़त्म हो गई। उसने कहा अब गाड़ी को यहीं खड़ा कर दें, हमें पैदल 5-7 किलोमीटर चल के जाना होगा जंगल में, बापू वहाँ पे एक झोपड़ी में है। मैं उसको लेकर साथ साथ चल रहा था कि उसकी तबीयत अजीब सी होती जा रही थी। एक जगह पे पहुंच के उसने सांसें लेना शुरू कर दी। लगता था जैसे अब वो चल भी नहीं सकेगी, उसको कुछ हो रहा था, जैसे उसके ऊपर बेहोशी सी तारी हो रही हो, जैसे उसके ऊपर नशा सा तारी हो रहा। और मैंने उससे पूछा लक्ष्मी लक्ष्मी क्या हो रहा है तुम्हें। वो बोली बस बापू तक पहुंचना है। वो आगे उसने निशान करके कहा वहाँ पे उस जगह पे झोंपड़ी है, बापू वहाँ पे होगा। अब मैं चल भी नहीं सकती, मैंने आपको कहा था ना मैं बचूंगी नहीं, अब मैं चल भी नहीं सकती। मैंने कहा मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। उसने कहा नहीं, आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे वरना आपके जिस्म पे फिर से दाने हो जाएंगे। मैंने इसकी परवाह किए बगैर उसको उठा के कंधे पे रख दिया और तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। वो बेहोशी की तरफ जा रही थी। चलते 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 हम वाकई एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे उसने कहा था। वहाँ पे एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी और जब हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे एक जोगी नुमा हुलिया बनाए हुए एक शख्स बाहर आया, बूढ़ा सा, और मैंने उसे ज़मीन पर लिटा दिया। जैसे ही उस बूढ़े ने बेटी को देखा तो बोला लक्ष्मी क्या हुआ है तुझे। वो बोली बापू मैं मर रही हूँ, मुझे खुराक दे दो। वो अंदर से गया और अपने डब्बों में से एक छोटी सी शीशी निकाल के ले आया और उसने उसका ढक्कन खोला और उसके मुंह के अंदर 5-6 कतरे डाल दिए। वो जहर था जो उसने उसके मुंह के अंदर डाला था। उसने जैसे ही 5-6 जहर के कतरे पिए, वो एकदम से उसकी आंखें खुल गई और वो हशाश बशाश होकर उठकर बैठ गई और बोली हाँ अब मैं ठीक हूं। मैं हैरान था कि उसके मुंह में जहर के कतरे जाते ही वो हशाश बशाश हो गई थी। और वो अपने बाबू से बोली बाबू तूने बहुत बुरा किया मेरे साथ, तूने मुझे जहर पे लगाया। तो उसका बापू बोला मैंने तुझे मना भी किया था, तेरा इलाज कहीं पे नहीं है, कहीं पे तेरा कोई इलाज नहीं है और तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू फिर भी मेरी बात नहीं तूने सुनी और भाग के यहां से चली गई, मुझसे नाराज होकर चली गई। मैं जानता था तेरा इलाज सिर्फ मेरे पास है, लेकिन तू फिर भी नाराज होकर चली गई। वो बोली बापू मेरा इलाज
ये डॉक्टर करेंगे, ये डॉक्टर साहब हैं। तूने मुझे जहर क्या पिलाया, ऐसा लगा दिया, कोई बेटी के साथ भी ऐसे करता है। तूने मुझे ऐसा जहर पे लगाया कि आज मैं अंदर से पिघल रही हूँ, मैं जहरीली हो गई हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे दर्द होता है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे इलाज कराना है, मुझे जीना है और मुझे मरना नहीं है, मुझे अपना इलाज कराना है। मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी, डॉक्टर साहब मेरा इलाज करेंगे, लेकिन मैं वहाँ पे सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी, मैं इसलिए आ गई हूँ। उस बापू ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये करेगा तेरा इलाज? मैंने उसे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बेटी को जहर पिलाते रहे हो और तुमने उसे जहर पे लगा दिया, आज उसको जहर पिलाते, उसकी खुराक जहर बन चुकी है। तो मुझसे बोला, तू कौन होता है मेरी और मेरी बेटी के मामलात में बोलने वाला? जा जा यहां से, तुझे किसी ने हक नहीं दिया तू मेरी और मेरी बेटी के बीच में बोल। मैंने उसे कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगा और पुलिस को बताऊंगा कि तूने अपनी बेटी के साथ क्या किया है और उसको तू जहर पिलाता रहा है। वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, रुक रुक। वो अंदर गया और एक जहरीला सांप पकड़ कर ले आया और बोला, तू यहां से जा सकेगा तो मुझे पुलिस से पकड़वाएगा, तू देख मैं तेरे साथ करता क्या हूं। इससे पहले कि वो सांप से मुझे लड़ाता, उसी वक्त लक्ष्मी बोल पड़ी, ए बापू, इसको कुछ ना कहना, वरना तू जानता है ना मैं क्या करूंगी तेरे साथ। अच्छा, तू अब बाप पे हमला करेगी, तू बाप को डसेगी, तू बाप को तकलीफ पहुंचाएगी, इसके लिए? ये कौन है कौन नहीं जिसको तू जानती भी नहीं है, उसके लिए तू बाप से लड़ने को तैयार हो जाएगी। वो एकदम से आगे बढ़ी और उससे बाप से उस सांप को छीन लिया, इंतहाई जहरीले सांप को, और अपने आप को डसवा लिया। सांप ने जैसे ही जहर उसके बाजू में डाला, वो जैसे और ताकतवर हो गई, जैसे और तवानाई उसके अंदर आ गई, उसको खुराक मिल गई और बोली, बाबू ये मेरा इलाज करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे और जीना है, मुझे इस तरह मरना नहीं है। और उसका बाबू भी जैसे नर्म सा पड़ गया। तो क्या चाहती है, मैं क्या करूं? बाबू मुझे इलाज कराना है, मुझे जाना है, जा 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 करा इलाज जो कराना है, मुझे खुराक तो दे दे बाबू। वो बोली, अच्छा ठीक है मैं देता हूं। वो एक शीशी उठा के लाया और बोला, ये अपने पास रख ले, लेकिन इसके ज्यादा कतरे ना पी, थोड़ा थोड़ा करके पी, कर ले तेरा इलाज जो करना चाह रहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू क्यों ऐसा सोच रही है कि मैंने तुझे जहर पिलाया और मैं तुझसे नफरत करता हूं? मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू जानती है ऐसा मैंने क्यों किया। जा इसको पी और थोड़ा थोड़ा पी, और रुक, इसने तुझे उठाया था ना, देख इसके वजूद पे भी तो सारे दाने हो गए हैं, इसका भी तो इलाज कर दूं, उधर मुंह कर ले। बेटी को उसने उधर मुंह करा दिया और यूं मुझे कहा, ए बाबू कपड़े उतारो। और उसने एक सफूफ सा निकाला, पाउडर टाइप सा था, उसने मेरे जिस्म पे वो लगाता गया, फेंकता गया, और 4 से 5 मिनट बाद जितने भी दाने बने थे मेरे चेहरे पे, मेरे जिस्म पे, क्योंकि अब तो मैंने उसको उठाया था, दाने और ज्यादा बन गए थे। वो तो हाथ लगाया था, इतने दाने निकल आए थे, उठाने से कितने दाने बने होंगे कि वो सारे दाने गायब हो गए। और उसने कहा, जा बाबू मेरी बेटी को ले जा और इसका इलाज कर, अगर तेरे पास है तो, नहीं तो मेरी बेटी को वापस छोड़ जाएं। अब हम दोनों वापस आ रहे थे। अब वो अपनी खुराक ले चुकी थी जो जहर था, और एक शीशी लेके आई थी जिसमें जहर था। मैं उसको लेके सीधा अस्पताल पहुंचा, उसको मैंने अस्पताल छोड़ा और मैं ठीक हो चुका था। सीधा घर गया, बीवी से मिला, वो परेशान हो गई कि आप ठीक हो गए? मैंने कहा हाँ मैंने इलाज किया है, मैं ठीक हो गया। उस दिन रात को बैठे हुए मैं घर के लॉन में बैठा हुआ था तो मेरी बीवी आ गई, बहुत समझदार थी, मुझसे आके बोली, क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं, अगर हमारी वजह से डिस्टर्ब हैं तो हमें कहें, मैं बीवी और बच्चों को मतलब मैं खुद और बच्चों को लेके अम्मी के घर चली जाऊं, ताकि कुछ दिन अगर आप तन्हाई चाह रहे हैं, डिस्टर्ब हैं,
तो आपको सुकून मिल सके, हमारी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो। मैंने उसे कहा, नहीं सलमा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डॉक्टर हूँ, कभी कभी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। क्योंकि मुझे याद आया जब मैं पहली दफ़ा अपने घर की उस खिड़की के सामने खड़ा था तो मेरी बीवी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा था, मुझसे पूछा था, उमर क्या हुआ है, आज आप खाने पे भी परेशान थे, अभी भी डिस्टर्ब हैं। तो एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा था, वो एक ऐसी मुस्कुराहट थी, मैं जब भी उस मुस्कुराहट को देखता था तो मेरा दिल आशिक सा हो जाता था उस दिन पे। लेकिन वो पहली दफ़ा था कि उस लक्ष्मी की मुस्कुराहट और मेरी बीवी की मुस्कुराहट के जब दोनों का मैंने कंपैरिजन किया तो लक्ष्मी की मुस्कुराहट 1000 गुना ज़्यादा मेरी बीवी की मुस्कुराहट से मुझे अच्छी लगी थी। वो बीवी जिस पे मैं जान देता था, जिस पे बच्चों पे जान निछावर करता था, आज बीवी मुझे अच्छी ही नहीं लग रही थी। इसलिए समझते हुए खुद ही कह रही थी, अगर आप कहते हैं तो मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वाकई सच था। मैं उसको कैसे बताता कि वो लक्ष्मी मेरे दिलो दिमाग में इतना सवार हो चुकी है कि उसके वजूद को मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी मैं उसके करीब रहना चाहता हूँ। सुबह अस्पताल खुल चुका था, लक्ष्मी को उसी कमरे में ठहरा दिया गया। मैं मरीजों को देखता रहा और सारा दिन मसरूफ रहा। बीच में टाइम निकलता, लक्ष्मी से जाके बात कर लेता। वो एक ही बात कहती, डॉक्टर साहब आप मुझे बचा लेंगे ना? मैं उसे कहता, हाँ लक्ष्मी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये वही एक लाइन थी जो डॉक्टर अक्सर अपने मरीजों को कहते हैं, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक वही जुमला, जिसने नहीं बचना, इस दुनिया से चले जाना है, डॉक्टर उसको भी यही एक खोखला सा जुमला कहते हैं, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। और जिसने ठीक होना होता है उसको भी यही जुमला कहते हैं डॉक्टर, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस अब बंद होने लगा था, सारा स्टाफ जा चुका था। मैंने लक्ष्मी से कहा, तुम सोई नहीं? वो बोली, मैं सोती नहीं हूं, मैं सो जाऊं तो फिर गलत होता है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें सो जाना चाहिए। वो बोली, आप कहते हैं तो मैं सो जाती हूं, वैसे मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे जागना चाहिए। मैंने कहा, भाई मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम ठीक हो जाएगी, तो बार बार जो मुझसे कहती हो ना कि मैं कब ठीक होगी, जल्दी ठीक हो जाएगी, अब परेशान मत हो, मैं सुबह आऊंगा और ये तुम गोली खा लेना। मैंने एक गोली लक्ष्मी को दी और वो इंतहाई मासूम, इंतहाई, वो 19 साल की लड़की जिसको पूरी जिंदगी किसी ने हाथ ही नहीं लगाया था, एक सपेरे की बेटी जो जंगलों में बाप के साथ फिरती रहती थी, जिसने पहली दफा इस दफ्तर में आके मेरे सामने बैठ के कहा था, मैं एक जहरीली हूं, मेरे अंदर जहर फैल चुका है। और जब मैंने उससे पूछा था कैसी जहरीली हो, क्या जहर है, तो उसने बताया था, मेरा बाप एक जोगी है, सांप पकड़ता है, ऐसे सांप जो जहरीले सांप होते हैं, नायाब सांप होते हैं, उन सांपों को बेचता है और वही हमारा रोजी है, वहीं से हमारे पैसे आते हैं। लेकिन मुझे भी वो जहर पिलाता रहा है, तभी मैं जहरीली हो गई हूं। वो जहर पीते पीते 19 साल की हो गई थी और उसका जोबन ऐसी कयामत ढाता था कि एक मैले कुचेले कपड़े में होने के बावजूद उसकी जवानी कोई भी देखता तो पागल हो जाता, लेकिन उसके चेहरे से निगाह हटती तो कोई उसकी जवानी देख सकता। ऐसा खूबसूरत चेहरा मैंने नहीं देखा था। मैंने उसे गोली दी और घर चला गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो वो मेरा इंतजार कर रही थी, कमजोर सी नजर आ रही थी। मैं अंदर गया, जल्दी पहुंच गया। मैंने कहा, क्या हुआ है? उसने कहा, डॉक्टर साहब, उस गोली ने तो मुझे नींद दे दी थी। मैंने कहा, हाँ, वो तो नींद की गोली थी। उसने कहा, मैंने आपसे कहा था ना मुझे ठीक करें, तो आपने मुझे दवाई दी तो मैं यही समझी ये ठीक करने की कोई दवाई है, अंग्रेजी दवाई, हकीमों की दवाई से तो मैं ठीक नहीं हुई। उस दवाई को मैं ये समझ के खा गई कि ये दवाई मुझे ठीक करेगी, उस दवाई ने मुझे नींद दे दी। तो भाई इसमें हर्ज क्या है, गलत क्या है? डॉक्टर साहब, जब मैं सो जाती हूं और मेरी आंख खुलती है तो मुझे शदीद प्यास लगती है और वो प्यास जहर से बुझती है। इसलिए मैंने आपको कहा था मैं कई रातों से सोई नहीं। मैं इसलिए नहीं सोती कि सो गई तो फिर प्यास बुझाने के लिए जहर पीना पड़ेगा। और आपकी गोली ने भी मुझे सुला दिया और जब मैं उठी तो मैं इतनी शदीद प्यासी थी, वो बापू ने जो वो शीशी मुझे दी थी, जिसको कहा था मैं 2-3 दिन में पीती रहूं, वो मैं सारी पी गई हूं। मेरी प्यास नहीं बुझी। प्लीज प्लीज
मुझे बापू के पास ले चलो, मुझे प्यास लगी है, मुझे शदीद प्यास लगी है। मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। मैंने फिर से फैसला किया कि इस मासूम सी लड़की के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं मुझे करना चाहिए। अगर यहीं पे उसको कह दूं कि ठीक है यार, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यही सोचता हुआ आज आया था घर से कि मैं उसको क्यों झूठा सहारा दे रहा हूं, क्यों हौसला दे रहा हूं जब मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, उसको बचा नहीं सकता, उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो उसको क्यों झूठ बोल रहा हूं, क्यों झूठा दिलासा दे रहा हूं। मुझे उसको सच बता देना चाहिए, मुझे उसको कह देना चाहिए। और मैं इसी नीयत से आज आया था कि जैसे सामने आएगी मैं उसको कह दूंगा। लेकिन जो उसने बताया था तो उसका मतलब यह था कि अगर वो बापू के पास ना पहुंची तो वो मर सकती है। उसने कहा मैं तड़प रही हूं, मुझे बापू के पास ले जाओ। तो मैंने फैसला किया मेरे पास इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन कम से कम इसको बापू के पास ले जाना चाहिए। फिर से मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, उस मासूम सी लक्ष्मी को उसके बापू के पास ले गया। जैसे ही वहां पहुंचे तो उसकी हालत फिर से खराब हो रही थी और पहुंचते ही उसने कहा बापू मुझे एक खुराक दे। उसने कहा वो तूने सारी पी ली, मैंने इतने दिनों के लिए दी थी, इतनी जल्दी तू कैसे पी गई। वो बोली बापू मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी और मुझे तू जानता है जब आंख खुलती है तो कैसी प्यास लगती है, मैं वो पी गई। बाबू ने कहा रुक रुक, मैं तुझे देता हूं। लेकिन मेरी तरफ देख के बोला इसने बहुत गलत किया, बहुत जल्दी वो पी गई, अभी इसकी प्यास भी नहीं बुझ रही, ये गलत हो गया। वो अंदर गया, एक शीशी लेके आया, उसके 4 कतरे उसने उसकी जुबान पे टपकाए। 4 कतरे जैसे उसकी जुबान पे गए, उसने कहा आंखें बंद कर ली, वो जो जमीन पे लेटी हुई थी। और उसका बापू फिर कुछ लेने के लिए जैसे ही अंदर घुसा, उसने वही शीशी जो रखी थी उठाई और सारी मुंह में उडेल दी। जब उसका सपेरा बाप बाहर आया तो चीख के बोला ये तूने क्या किया, ये सारी क्यों पी ली, अब भुगत इसको। वो गुस्से में अंदर चला गया और मैं उससे बोला लक्ष्मी ये तूने सारी क्यों पी ली है, तेरा बापू तो मना कर रहा था। लेकिन एक डॉक्टर है होने की हैसियत से मुझे लगा कि इसकी पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं, ये ठीक नहीं है। मैं उसके करीब गया और बोला लक्ष्मी लक्ष्मी तुम ठीक हो ना। उसने मुश्किलों से आंखें खोली और अपने होंठों पे एक मुस्कुराहट लेके आई और बोली डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं, आपने मुझे नहीं बचाया ना, मैंने आपसे कहा था मुझे बचा लें, मुझे आपने नहीं बचाया ना, अब मैं मर रही हूं। मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसकी आंखें बता रही थी कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और वो बोली नहीं डॉक्टर साहब मेरा जिगर फट गया है, मेरा दिल अंदर से फट गया है, मेरे जिस्म के आज़ाद सारे फट गए हैं, अब मैं नहीं बच सकती, आप मुझे बचा लेते ना, आपने मुझे नहीं बचाया, देखो मैं मर रही हूं। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं एक दीवाना वार सा हो गया, जानता था ये लड़की मर रही है, वो लड़की जो कुछ दिनों से मेरी जिंदगी में आई थी और मेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी हलचल सी कर दी थी कि मैं दीवाना हो गया था। उसको मरते हुए देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा था और मैं सीधा उसके ऊपर झुक गया और उसके दोनों बाजू को पकड़ के उसको हिलाया। ये भूल गया कि उसको टच करने से मुझे क्या हो सकता है। मैंने जैसे उसके बाजू को पकड़ा, उसको झंझोड़ा लक्ष्मी लक्ष्मी आंखें खोलो, तो उसका बाबू भागता हुआ आया, उसने मुझे धक्का दिया और मुझे कहा मरना चाहता है क्या तू, इसको छू मत, मर जाएगा तू। और लक्ष्मी ने आखिरी दफा मुश्किल से जोर लगा के आंखें खोली और मेरी तरफ देख के मुस्कुराई और कहा, ऐसे होंठों को इस अंदाज में जोड़ा कि जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखें बंद हो गईं और वो मर गई। मैं दीवारां वार रोना शुरू हो गया कि लक्ष्मी तुम नहीं मर सकती, मुझे तुमसे प्यार है, तुम नहीं मर सकती। मैं रोते रोते गिरा और बेहोश हो गया।
वो मैं बेहोश इसलिए हुआ था, मैंने उस लम्हे उसको छुआ था जब उसके जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली हो रही थी कि जब मुझे होश आया तो मेरे पूरे कपड़े उतरे हुए थे और मेरे जिस्म पे एक ख़ास सफूफ वो बूढ़ा बैठा लगा रहा था। मुझे होश में आता देख के बोला, तू होश में आ गया डॉक्टर, वरना मैं तो डर गया था कि शायद तू भी इस दुनिया से ना चला जाए। तो उन्हें उसको ऐसे लम्हे में छुआ था जब वो मर रही थी। उसके पूरे वजूद का जहर एक एक्सट्रीम लेवल पे था, पीक पे था, और तूने उस वक्त छुआ था। लेकिन शुक्र है तुझे होश आ गया, तू बच गया। अब मैंने सफूफ लगा दिया है, तेरे ये सारे दाने ख़त्म हो जाएंगे। मेरे सारे दाने वाकई थोड़ी देर तक ख़त्म हो गए और मैं बेहोश भी इसलिए हुआ था कि मैंने उसको उस लम्हे छुआ था जिस वक्त नहीं छूना चाहिए था। मैं उठकर बैठा और सीधा मैंने लक्ष्मी की तरफ देखा तो वहां पे लक्ष्मी नहीं, एक ढांचा सा पड़ा था। उसका वजूद उसी तरीके पिघल गया था जैसे उसने छिपकली पे थूक डाली थी, और थूक डालते ही वो छिपकली एक पानी की तरह पिघली थी और नीचे गिर गई थी। वैसे ही उसका जिस्म एक अजीब से अंदाज में पिघल चुका था और ढांचा रह गया था। मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और मैंने उसके बाबू की तरफ देख के कहा, तूने ये जुल्म क्यों किया? इस लक्ष्मी पे क्यों ऐसा जुल्म किया? वो बोला ठंडी गहरी सांस लेकर, बाबू सुनना चाहता है तो सुन, मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। कैसा बाप है तू, बेटी मर गई और तू मुझे कहानियां सुनाएगा? हां, ताकि तुझे भी पता लगे मैंने इसको जहर क्यों दिया। मैं और मेरी बीवी राधा, हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। राधा भी सपेरन थी, एक जोगी की बेटी, एक ऐसे जोगी की बेटी जो बहुत नामी ग्रामी जोगी था, और उसके हां एक ऐसी खूबसूरत बेटी पैदा हुई थी जिसको जो भी देखता तो दीवाना हो जाता। मैं भी एक जोगी था। वो राधा मेरी जिंदगी में आई, मेरी बीवी बनी। मैं खुशकिस्मत समझता था अपने आप को, ऐसी हसीनो जमील औरत मेरी जिंदगी में आई थी। मैं और राधा बहुत खुश थे। राधा सांपों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। मैं और राधा जंगलों में फिरते और नायाब सांपों को ढूंढते थे। नायाब सांपों को ढूंढना भी मुझे राधा ने सिखाया था, उसने अपने बाप से सीखा था। अक्सर हम फिरते रहते, दूर दराज जंगलों में जाते। राधा मां बनने वाली थी। वहीं पे शहर से कुछ लोग आए हुए थे। जब उन्होंने मुझे और राधा को देखा तो उनके अंदर हवस जाग पड़ी, इंसानी हवस। उन्होंने फौरन मुझे पकड़ लिया और दरख्त के साथ बांध दिया। मैं मजबूर हो गया था और मेरी आंखों के सामने उन जालिमों ने बारी बारी मेरी राधा के साथ ज्यादती की। उन जालिमों ने यह तक ना देखा कि वो मां बनने वाली है, इतने बड़े पेट के साथ है, वो फिर भी उसके जिस्म के साथ मुंह काला करते रहे। और उसके बाद वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं गिर सा गया। हम दोनों को एक ऐसी चुप सी लग गई। मेरे सामने मेरी मोहब्बत, मेरी राधा का उन्होंने ऐसा खिलवाड़ किया था कि 2 महीने बाद इस दुनिया में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी की ना राधा को खुशी थी ना मुझे, और वो थी लक्ष्मी। हाँ, वही लक्ष्मी जो अभी मरी है, मां की तरह खूबसूरत। लक्ष्मी तो इस दुनिया में आ गई, ना मैं खुश था ना मेरी बीवी। वो हादसा हम दोनों के ऊपर ऐसा कयामत ढा गया था कि एक दिन मैं जंगल में गया, वापस आया तो मैंने देखा एक जहरीले सांप से राधा ने अपने आप को डसवा लिया था, और उस जहरीले सांप से वो मर चुकी थी। उसके जहन में वो जो उसकी इज्जत लूटी गई थी इतना सवार था कि फिर वो जिंदा नहीं रही, उसने अपने आप को मार दिया। कितना अरसा तक मैं टूटा रहा। अब मैं इसको देखता तो, इसके हुस्न को देखता तो कहता, क्या इसके साथ भी कोई ऐसे ही ज्यादती करेगा? क्या कोई लक्ष्मी को भी ऐसे ही नोच डालेगा? मेरी तो दुनिया उजाड़ हो चुकी थी। दिल में आया कि अपने आप को मार दूं और लक्ष्मी को भी मार दूं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं लक्ष्मी को ऐसा बनाऊंगा कि जो भी इसकी इज्जत पे हाथ डालेगा तो वो मरेगा, जहर से मरेगा। और जब ये 5 साल की थी तो मैंने इसको हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू कर दिया। मासूम थी, शुरू शुरू में तो इसको झटके लगे, लेकिन फिर ये बर्दाश्त करती गई।
इंतहाई खौफनाक जहरीले सांप का जहर नहीं, ऐसे सांप का जहर जो बहुत ज़्यादा जहरीला नहीं होता, जिससे इंसान मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी भी डोज इंतहाई थोड़ी सी मैं इसको डोज दे देता तो ये कुछ देर के लिए सो जाती और फिर उठ बैठती। मैं ऐसे ही मुख्तलिफ सांपों का इसको जहर देते 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 इसलिए इसको जहर दे रहा था कि वक्त मैं नहीं जानता था, एक वक्त आएगा ये ऐसे खतरनाक सांपों का जहर मांगेगी, क्योंकि इसकी प्यास ऐसी बढ़ती गई कि जो वो थोड़े थोड़े सांपों का मैं जहर देता था जो ज़्यादा जहरीले नहीं होते थे लेकिन जहर होता था, लेकिन फिर इसकी प्यास ऐसी बढ़ी कि फिर ये इसकी प्यास बुझती थी जहरीले सांपों के जहर से। मजबूरन मुझे उसको वो देना पड़ा जो मैं देना नहीं चाहता था, और ये मैंने इसलिए किया था कि कोई इसके जिस्म के ऊपर खिलवाड़ ना कर सके, इसकी माँ की तरह इसकी कोई इज्जत ना लूट सके। लेकिन फिर मुझे पता लगा वो तो बहुत जहरीले जहर की आदी हो गई है। मैं जानता था इसका इलाज किसी हकीम के पास गई नहीं है, वो कई हकीमों के पास गई लेकिन उसका इलाज ना हो सका। फिर वो तुम्हारे पास आ गई और वो बच ना सकी। मेरी बेटी मर गई है तो मेरे भी जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। जब वो मुझे कहानी सुना रहा था उसी वक्त उसने अपने पटारी से सांप निकाला और उस जहरीले सांप से अपने आप को डसवा लिया। जैसे ही जहरीले सांप से उसने आपको डसवाया तो कहा, बाबू तेरा बहुत शुक्रिया, तू मेरी बेटी को यहां तक लेके आया, शहर मर जाती तो मुझे पता भी ना चलता। और उसने खुदा हाफिज किया। थोड़ी देर के बाद वो गिरना शुरू हो गया। वो इतना जहरीला सांप था, उमर कहते हैं कि मैं जानता था अब ये नहीं बच सकेगा। मैं वहां से उठ गया धड़कते दिल के साथ, कांपते वजूद के साथ कि ये क्या हुआ है। मैं कुछ भी समझ ना पाया था कि मैं थोड़ी ही दूर गया कि मुझे सामने लक्ष्मी खड़ी हुई नजर आई। मैं चौंक सा गया कि ये मेरा वहम है या कोई ख्वाब। वो लक्ष्मी थी और उसने मुझसे कहा, बाबू ऐसे मत जाओ, मेरे बाबू का वजूद वहां पे है और मेरा भी वजूद। लोगों को बुला के हमारी आखिरी रसूमात अदा कर दो। और मैं चौंक के इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था, जागती आंखों से शायद मैंने कोई ख्वाब देखा था, लेकिन वो आवाज़ तो क्लियर थी। ये मुझे क्यों नहीं ख्याल आया कि बजाय उनकी जिस्मों को वहीं पे ऐसे में जंगल में छोड़ आऊं। मैं गया, मैंने लोगों को बताया कि ऐसे मैंने एक सपेरे को इस तरह मरे हुए देखा है और इसके साथ में पड़ा है। काफ़ी लोग मेरे साथ जमा हो गए और आए और फिर उन्होंने अपने मज़हब के हवाले से उसका अंतिम संस्कार किया। जब वो कर चुके, शाम हो चुकी थी। अब मैं अपनी गाड़ी तक पहुंचा। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया तो दूसरी साइड पे जो फ्रंट सीट होती है, लक्ष्मी खड़ी नजर आई। मुझे लग रहा था मैं फिर ख्वाब देख रहा हूं, उसकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो चुका हूं कि मुझे बार बार नजर आ रही है। तो मैंने उसको देखा और मैंने कहा, मुझे पता है तुम लक्ष्मी नहीं हो, ये मेरा वहम है, ये मेरा ख्वाब है। तो बोली, नहीं डॉक्टर साहब, ये ख्वाब नहीं है, मैं लक्ष्मी ही हूं। तुम्हें आखिरी दफा खुदा हाफिज करने आई हूं। पहले भी मैं ही तुम्हें नजर आई थी। आप बहुत अच्छे हो। सच्ची बताऊं, जब मैं आपके पास आई थी मैं जिंदगी बचाने के लिए आई थी कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, लेकिन आपने ना मेरी तारीफ की थी। जब आप रात को मेरे पास आए थे, आपने मुझे कहा था मुझे छूने दो और मैं आपसे दूर हो रही थी। आपने कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पे मैं आशिक हो गया हूं। पहली दफा मुझे शर्म आई थी। जब से मैं जवान हुई हूं, किसी ने मुझे छुआ नहीं, किसी ने मुझे देखा नहीं, किसी ने मेरे जिस्म की, किसी ने मेरे हुस्न की तारीफ नहीं की। उस लम्हे जब आप मेरी तारीफ कर रहे थे तो मुझे पहली दफा महसूस हुआ था मैं भी एक जवान लड़की हूं, और पहली दफा मेरे अंदर, वो इंसान के अंदर जो एक मोहब्बत को महसूस करते हुए जिस्म अंगड़ाई लेता है, मेरे वजूद ने भी वो अंगड़ाई ली थी। लेकिन जानती थी तुम मुझे छुओगे तो तुम्हारे जिस्म पे दाने निकल आएंगे, इसलिए मैंने हाथ, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं छुड़ा लिया था। सच्ची बताऊं, आप मुझे अच्छे लग गए थे। आप बहुत अच्छे, आपने मेरा ख्याल रखा, मुझे बाहर भी ना सोने दिया, अंदर सुलाया। और जिस तरह आप मुझे देखते थे, मुझे आप पे बहुत प्यार आता था, लेकिन मैं चाहती थी आप मुझे बचा लें। मैं चाहती थी मैं ठीक हो जाऊं,
अगर मैं ठीक हो जाती तो फिर मैं आपके साथ रहती, लेकिन मैं बच ना सकी, मैं मर गई। डॉक्टर साहब, इस जीवन में तो मैं आपकी नहीं हो सकी, अगले जीवन में मैं ठीक होंगी, अगले जीवन में मैं जहरीली भी नहीं होंगी, अगले जीवन में मैं आपसे जरूर मिलूंगी। सच्ची बताऊं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आपने मुझे कहा था ना, मैं आपसे कह रही हूं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे आज तक कभी किसी से कोई प्यार नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ बाबू के साथ सांप ही पकड़ती रही, लेकिन आपके साथ प्यार हो गया है। आपको खुदा हाफिज कहने आई हूं। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आपसे जरूर मिलूंगी। खुदा हाफिज बाबू, खुदा हाफिज। उसने ऐसे हाथ हिलाया और उसकी आंखों में बकायदा 2 आंसू निकले। खुदा हाफिज करते हुए इसकी आंखों में आंसू निकले और वो गायब हो गई। मैं गाड़ी को स्टार्ट ना कर सका, वहीं गुमसुम सा होकर बैठ गया। कितनी देर गाड़ी के अंदर बैठा रहा, शायद फिर से आए। मैंने कुछ देर के बाद आवाज दी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी कहीं पे नहीं थी। वो कह के गई थी, अब दोबारा अगले जन्म में मुलाकात होगी। मजीद अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मैंने गाड़ी को स्टार्ट की और दुखी लहजे से, बुझे हुए लहजे से घर पहुंच गया। कितने दिन मैं बेइंतहा परेशान रहा। मेरी बीवी ने पूछना छोड़ दिया था, जानती थी कि कोई ऐसी बात है जो वो खुद ही बता देंगे। पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उसने लड़ाई नहीं की, खामोश रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं संभल गया और अपनी बीवी और बच्चों से फिर से उसी तरह प्यार करने लगा जैसे मैं उनसे प्यार करता था। फिर अपनी जिंदगी में उसी तरह मसरूफ हो गया, यहां तक कि पाकिस्तान बन गया और हम लोग पाकिस्तान आ गए। मेरी बीवी सलमा इस दुनिया से जा चुकी है, मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं और आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं। इस ठंडी यख रात में जहां उस कमरे में मैं बैठा किताब पे वो लफ्ज़ लिखने जा रहा हूं जो आज तक सिर्फ मेरे दिल के अंदर थे, जो मेरी बीवी के होते हुए मैं कभी नहीं कह सकता था कि उसका दिल कभी दुखी ना हो जाए। इस रोशनदान में चटकती इस आवाज़, जो लकड़ियों से चटकने की आवाज़ आ रही है, इन लकड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। और इस कमरे में मैं अकेला बैठा अपनी बीवी सलमा को भी याद कर रहा हूं। और वहीं पे आज जब लक्ष्मी याद आई तो वो सब याद आ गया। लफ्ज़ों को जमा करके इस डायरी पे ये सब मैंने लिख दिया। मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा राज जो सिर्फ मैं ही जानता था। वो मासूम, वो भोली भाली, वो इंतहा की, वो बला की खूबसूरत लक्ष्मी जो मेरी ज़िंदगी में आई थी और आते ही चली गई। उसका धर्म तो जन्म पे यकीन रखता है कि मरने के बाद इंसान दूसरा जन्म लेता है। मैं जिस दीन से हूं उस दीन में मरने के बाद इंसान दूसरा जन्म नहीं लेता। आज मैं खुद बूढ़ा हूं और ये लिखते हुए कि मैं भी मरने वाला हूं। मैं नहीं जानता कि ज़िंदगी में आगे जन्म होता है या नहीं होता, लेकिन आज बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है और मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसे जैसे कोई किसी को वेलकम करता है कि बाबू तुमसे ज़रूर मिलूंगी। शायद वो मुझसे मिले, अगले जन्म में ना सही, इसी जन्म में जब मैं मरूं तो शायद वो मुझसे मिल ले, या हो सकता है मरने से पहले ही वो आके मुझसे मिल ले, या मेरे मरने के बाद वो मुझसे मिले। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज तक उस मासूम सी भोली भाली सी लक्ष्मी को कभी नहीं भूल सका। हाँ, उसका खून लाल सुर्ख नहीं था, काला और सब्जी माइल था, जैसे सांप का जहर होता है, क्योंकि उसके खून में, उसके जिस्म में खून नहीं जहर जो भरा था। वो कहती तो थी मेरा एक एक कतरा खून का जहर बन चुका है। और जब मैं सुरेंज से उसका खून निकाल रहा था तो कह रही थी, ध्यान करना बाबू, एक छोटा सा कतरा भी तुम्हें लग गया तो तुम बच नहीं सकोगे। मेरे वजूद के अंदर खून नहीं जहर भरा है। तभी उस टीके के अंदर मैंने देखा था काला स्या और सब्जी माइल खून नहीं था, जैसे जहर था। बस इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकूंगा। उसके बाद क्या हुआ, डायरी में तो कुछ नहीं लिखा था। पता नहीं जिंदगी में वो दोबारा उनसे मिलने आई या मरने के बाद उनसे मिलने आई, या उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन यकीनन इस डायरी में लिखी हुई ये सच्ची कहानी जब पढ़ने को मिली तो फिर एक ऐसी नायाब कहानी
जो इंसान के ऊपर एक सहर सा जादू कर दे, इंसान को सकते में डाल दे, कि इंसान को अजीब सी कैफियत में डाल दे कि इंसान उस लक्ष्मी के सहर से निकल ना सके, तो ये कैसे हो सकता है उन्होंने कहानी आगे ना बताई हो। तो आप लोगों ने जब ये कहानी सुनी तो क्या वाकई आप भी मेरी तरह लक्ष्मी के सहर में डूब गए? कितनी देर तक लक्ष्मी को आप याद करते रहे, उस मासूम भोली भाली लक्ष्मी को, या आपने कहानी सुनते ही उसको भुला दिया? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।